साहित्य और कला महोत्सव में आप सभी ये सत्र हिंदी लेखन में युवा विषय पर केंद्रित है। हमारे पास 4 विशिष्ट वक्ता हैं जो अपने फील्ड में साहित्य लेखन में रचनात्मक गतिविधियों में देश के जाने माने नाम हैं। इस सत्र को चेयर कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और समालोचक शिक्षक श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी। उनके साथ हमारे पास 3 और विद्वान वक्ता हैं, जिसमें विवेक मिश्र जी हैं जो समकालीन साहित्य का जाना माना नाम है। हमारी साहित्यकार इस सत्र में, इस विमर्श में हमारे साथ मौजूद हैं, अलका सिन्हा मैम और डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी। आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि विषय निर्धारित है, तो विषय के संदर्भ में आप देखें तो उसमें एक अंतर्निहित व्यापकता है। और जब मैं इस विषय को देख रहा हूं तो मैं पाता हूं कि हिंदी लेखन में युवा लेखक और युवा लेखकों की रचना धर्मिता में जो युवा पात्र आए हैं, वो सब इस विमर्श के केंद्र में रहेंगे। और एक मेरा निवेदन इस क्रम में है कि कई बार तकनीकी दिक्कतों के कारण अगर यदि मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं तो विमर्श कंटिन्यू रहेगा, बातचीत जारी रहेगी। एक सामान्य सा क्रम निर्धारित किया गया है और उस क्रम में जो बोलने का क्रम है उसमें किसी वरिष्ठता का निर्धारण नहीं है। इस सत्र की अध्यक्षता, जैसे कि मैंने बताया, जितेंद्र श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, तो उनकी अध्यक्षीय टिप्पणी हम सत्र के आखिर में सुनेंगे। उससे पूर्व हमारे तीनों वक्ता इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखूंगा। उन प्रश्नों के क्रम में भी आप अपनी बात कह सकते हैं और इससे भिन्न अगर कोई बात आपके जहन में है इस विषय को केंद्रित करती हुई, वो बात भी आप इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वैली ऑफ वर्ड्स का इस साल 4था साहित्य और कला महोत्सव है। कोरोना से जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा हुई हैं, उन स्थितियों में इस बार इस आयोजन का लगभग बड़ा हिस्सा ऑनलाइन या वर्चुअल मीडियम पर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जितने भी सत्र रहे हैं, कुछ छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतों को छोड़ दें तो बहुत ही बेहतरीन विमर्श हुआ है। आज भी हम इसी उम्मीद के साथ इस मंच पर हैं। और जब इस विषय को सामने कर मैं सोचता हूं तो कुछ बातें मेरे मस्तिष्क में आती हैं कि क्या आज का युवा रचनाधर्मी, चाहे वो कवि है, कवयित्री है, उपन्यासकार है, कथाकार है, या एक साथ एक से ज्यादा विधाओं में वो लिख पढ़ रहे हैं, तो क्या वो अपने समय को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, अपने समकालीन संदर्भों को, अपनी चुनौतियों को, अपने समय के संतरास को, उम्मीदों को, संभावनाओं को, अवसाद को, क्या वो ठीक ठीक लिख पा रहे हैं? क्या उसकी ठीक ठीक अभिव्यक्ति हो पा रही है? और जब हम हिंदी लेखन में युवाओं को तलाशते हैं, चाहे वो युवा साहित्यकारों को तलाशें या युवा पात्रों पर विभिन्न रचनाओं में युवाओं की भाव भंगिमाओं को, युवाओं की चुनौतियों को तलाशें, तो क्या हम ये पाते हैं कि हिंदी के न केवल मौजूदा साहित्य पर वरन ऐतिहासिक संदर्भों को अगर देखें तो पुरानी पीढ़ी का बोझ बहुत ज्यादा है। मैं इस सत्र के क्रम में कई सारी साइट्स को विजिट कर रहा था कि पिछले कुछ साल में हिंदी की किन रचनाओं को या किन साहित्यकारों को टॉप 10 में, टॉप 20 में या टॉप 50 में शामिल किया गया, पुराने साहित्यकारों को। और मुझे ये देख के आश्चर्य हुआ। संभव है कि वो जो सर्वे किए गए हैं या जिस तरह से लेखकों के नामों का निर्धारण किया गया है, वैसा प्रामाणिक मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाम आते हैं खासतौर से कथा लेखन में या उपन्यास लेखन में या गद्य लेखन में, तो जितने भी नाम आ रहे हैं उन नामों का क्रम कहीं से भी आप ले लीजिए, प्रेमचंद से शुरू कर लीजिए, भीष्म साहनी जी का नाम ले लीजिए, कमलेश्वर जी का नाम ले लीजिए, धर्मवीर भारती को याद कर लीजिए, अज्ञेय जी को याद कर लीजिए, रेणु का नाम ले लीजिए, श्रीलाल शुक्ल को याद कर लीजिए, काशीनाथ जी को देख लीजिए, अमृता प्रीतम को देख लीजिए। तो कोई भी ये जो नाम अचानक मेरे मस्तिष्क में आए, इनमें से मुझे कोई भी नाम ऐसा नहीं दिखता जिसे सच में हम युवा वाले फ्रेम में रख सके उम्र की दृष्टि से।
इसी तरह से आप कविताओं की बात कर लीजिए, जो हिंदी का आधुनिक साहित्य है, उसमें चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हो, मैथिली शरण गुप्त हो, बच्चन जी हो, महादेवी वर्मा हो, पन हो, जयशंकर दिनकर हो, अज्ञे हो, ये सारे नाम भी ऐसे हैं जो इनको रखना मुश्किल है। बीच बीच में मुझे मॉडरेटर के तौर पर वक्त मिलेगा तो मैं अपनी बातें रख। पहला जो सवाल रखना चाह रहा हूँ वो अलका सिन्हा जी के सामने रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ हिंदी लेखन में जब युवा को परिभाषित करते हैं तो वो इस युवा को कैसे देखती हैं, इस युवा को कैसे चिन्हित या रेखांकित करती हैं कि वो अपनी उम्र के कारण युवा है, अपनी कुल मिला के लेखन का जो उसका दौर है उसके कारण युवा है, या अपनी रचनाओं में पात्रों को किस तरह से अभिव्यक्त या चित्रित कर रहा है जो साहित्यकार, उस कारण मैं अलका जी से निवेदन करता हूं कि वो इस को ध्यान में रखते हुए अपनी टिप्पणी करें, और यदि उन्हें लगता है कि मेरे प्रश्न के परे भी कुछ चीजें हैं तो उन बातों को भी उन्हें रेखांकित करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। अलका सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सबसे पहले तो मैं वैल्यू ऑफ वर्ड्स के इस साहित्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई चाहती हूँ। वैल्यू ऑफ वर्ड्स को, उनके आयोजन हमेशा ही बहुत ही सारगर होते रहे हैं, और इस बार जो ऑनलाइन हो रहा है वह भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रयास है। आज के समय जो ये विषय लिया गया है युवा लेखन, वो अपने आप में एक ऐसा विषय बनता चला जा रहा है आजकल की, एक अलग से उसको समय देने की और उस पर बात करने की जरूरत महसूस होती है। तो इस सार्थक विषय के लिए भी मैं आप सभी को, वैल्यू ऑफ वर्ड्स को बधाई देना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल मेरे मन का सवाल उठाया सुशील जी। जैसे ही इस विषय पर बात करने की बात आती है तो पहला सवाल यही आता है कि युवा लेखन मतलब कौन? जो लेखन से युवा है, जिसका लेखन अब तक में युवा तक पहुंचा है, उसकी यात्रा जो है वो युवा तक पहुंची है, या फिर उसकी उम्र का दौर जो है वो उसको युवा बनाता है, और या फिर कि कुछ प्रवृत्तियां हैं ऐसी जो लेखन के साथ जुड़ी हैं और उनके साथ आप उनको रखते हैं तो महसूस करते हैं कि भाई ये युवा लेखन में आना चाहिए। मुझे जितना ध्यान आता है कि शायद ये 2005 के आसपास की बात रही होगी जब पहली बार रविंद्र कालिया जी ने वागर्थ में युवा लेखन विशेषांक निकाला था। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ कि ज्ञानपीठ से बहुत से नए लेखकों को, युवा लेखकों की पुस्तकें रविंद्र जी ने प्रकाशित की थी। तो मुझे लगता है कि तब से शायद ये जो एक टर्म है युवा लेखन, ये चर्चा में आया, विमर्श का विषय बना। लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात पर, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है, वो इसको इस तरह से देखती है कि जैसे दलित लेखन के लिए लेखक का दलित होना कोई शर्त नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं, या जैसे कोई प्रवासी लेखन कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो प्रवास में है तो उसने जो भी लिख दिया वो प्रवासी लेखन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके लिए प्रवास की जो संस्कृति है, वहां जो एक कल्चर का जो संघर्ष है, जब तक आप उसकी बात नहीं करते तब तक वो प्रवासी लेखन अलग से उसको अंडरलाइन नहीं किया जा सकता। जैसे स्त्री विमर्श की बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि स्त्री विमर्श की जो रचनाएं हैं वो स्त्रियों द्वारा ही लिखी जाएं तो आप उसको उसमें गिनेंगे। तो उसी नाते मैं महसूस करती हूँ कि अगर आप युवा लेखन की बात करते हैं तो कुछ खास बातें होनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होनी चाहिए जो कि उसको परिलक्षित करता हो, आज के युवा सोच को परिलक्षित करता हो, वो किस दिशा में सोच रहा है, उसका ट्रीटमेंट पहले तो वो किस विषय पर सोचता है, फिर उस विषय को किस तरीके से ट्रीट करना चाहता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुझे ये भी लगता है कि फिर व्यक्ति परक होने लगता है। जब तक साहित्य की बात करते हैं तो वो रचना परक होनी चाहिए, और इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि हमें कुछ खास प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जो नई चीजें आ रही हैं, एक नए तरह का ट्रेंड, एक नई तरह की सोच, जैसे अगर मैं कहूँ कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, कहाँ हम पहले की जो रचनाएं थी वो 7 जन्मों की बात करती थी, पति पत्नी के संबंधों में, प्रेम के संबंधों में, और कहानी जो थी वो एक वहां आकर के उसका क्लाइमेक्स टूटता था कि उसने अपनी बात को कैसे बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। और आज जो है वो एक पल में प्रेम होता है, टूट जाता है, दूसरे से होता है, तीसरे से होता है। तो ये जो एक बदलता हुआ पूरा का पूरा
परिदृश्य है, अगर आप उस परिदृश्य की बात नहीं करते हैं, तो फिर वो चाहे उम्र किसी भी व्यक्ति उम्र उसकी हो, उससे वो युवा लेखन को तो नहीं परिलक्षित कर पा रहा। ये जो बदलता हुआ तकनीक का ज़माना है, अगर वो तकनीक उसमें नहीं आती, तो वो कैसे आप बात करेंगे? हम एक पूरी कंप्यूटराइज़्ड दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वो दुनिया हमारी रचनाओं में नहीं आ रही है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं ये महसूस करती हूँ कि अगर हम युवा लेखन की बात करते हैं, तो हमें उसकी कुछ खास प्रवृत्तियों पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए और जो उस तरह की चेंजेस आए हैं, जो एक तरह का ट्रेंड सेटर हुआ है कि एकदम से लोगों ने सोचना, अब जैसे आप देखें आज के समय में किन्नर विमर्श पर बहुत सी बातें पुरुष वयों जी। पर बात होने लगी है। तो इस तरीके की जो चीजें अगर आप इनको इग्नोर करके बढ़ते हैं या आप इनकी उम्र देखते हैं, तो वो लेखक से ज्यादा उसकी उम्र को बताती है जो आज की बात करती है। तो हम युवा लेखन में मेरे विचार में उन रचनाओं को स्थान दें और रचना केंद्रित होकर के बात करें। अच्छा, इसमें इसमें एक एक बात और आती है कि जब हम युवा लेखन को परिभाषित करते हैं या उसका एक खाका बनाते हैं, तो आखिर वो युवा लिख किसके लिए रहा है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि उसकी प्रेरणा और उद्देश्य क्या है? तो तीन बातें यहाँ पर हुई कि वो किसके लिए लिख रहा है और उसकी प्रेरणा और उद्देश्य क्या है। दुनिया के बहुत मशहूर राइटर हैं अमर्टो इको। अमर्टो इको की किताब है कन्फेशंस ऑफ यंग नॉवेलिस्ट, और जिसमें उन्होंने बड़ी जोरदार ढंग से इस बात का खंडन किया है कि जो सिर्फ अपने लिए लिखता है या ऐसा दावा करता है, तो वो साहित्य का बड़ा गुनहगार है। तो इस बात को अगर ध्यान में रखें तो क्या उसकी प्रेरणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और वो लिख किसके लिए रहा है? देखिए सुशील जी, बात आपकी सही है और मैं इस बात का खंडन तो नहीं करती, लेकिन प्रक्रिया में विरोध है। जी। अगर ये सोचकर हम लिखते हैं कि मैं मोचीराम की कविता इसलिए लिख रही हूँ कि मोचीराम सुनेगा और समझेगा, तो ये जी। मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम्म। मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मोचीराम के दर्द को मोचीराम माइनस करके जो दुनिया है वो समझेगी और उसका ट्रीटमेंट मोचीराम के साथ में बदल जाएगा। वो जो एक कील, आपको ध्यान होगी वो कविता कि वो एक गड़ती हुई कील छोड़ देता है, तो वो उस गड़ती हुई कील को नहीं छोड़ेगा अगर मैं उसके लिए नहीं लिख रही, पर उसका जो अभिप्राय होगा, उसका जो उद्देश्य होगा, वो उसी को सेटिस्फाई करेगा। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि जो लिख रहा है उसकी प्रक्रिया में ये स्वतः आना चाहिए कि मैंने उस दर्द को महसूस किया। आज की बात अगर मैं करूं तो फिर मैं उम्र के ऊपर नहीं जाती, मैं बिल्कुल आपको अभी हाल ही में एक फेसबुक पे कहानी में सुन रही थी, फेसबुक लाइव पर। तो वो निर्देश निधि, मैं नहीं कहूंगी कि जी। उम्र से उनको युवा में रखा जाए, जी। लेकिन उनकी रचना जो मुझे लगा कि आने वाले वक्त में जबकि कोई अपनी कोख से बच्चा नहीं पैदा करेगा, बल्कि मैंने उसका एक पीस निकाल के रखा है, मैं छोटा सा पीस उसका पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपको जी। ये अंदाज लगे कि ये बदलता हुआ समय क्या बता रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के लिए लिख रही है या ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए लिख रही है कि जो उसको समझने, मतलब ये जो बदलता हुआ समय है उसके प्रति हम सब के सब जागरूक होंगे। सबसे पहले तो वो मुझे टच करेगा, वो जो लेखक है उसको कहीं एक बार बींधेगा और किस हद तक बींधेगा ये उसके लेखन की तराश बताएगी कि उसे कितनी जोर की, कितनी गहरी चोट लगी है। मैं एक छोटा सा पीस पढ़ना चाहती हूँ, आपको उस कहानी का जो संदर्भ है वो खुलकर आएगा कि जो पर्यावरण का जो दोहन हमने कर दिया है ये हम सबकी चिंता है। तो वो जो लिख रही हैं वो किसी एक को केंद्रित करके नहीं लिख रही हैं। तो उन्होंने जो लिखा है, मैं एक पीस छोटा सा पढ़ती हूँ आपको। जी। 8 वर्षीय वैन, पूरे शहर में एकमात्र ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है और अब हम्म। भी वह माँ के साथ ही रहता है। पिता का तो उसे पता नहीं क्योंकि माँ ने गर्भ धारण के लिए राजकीय स्पर्म लैब का ही सहारा लिया था। माँ हम्म। की कोख से जन्म लेने और माँ साथ एक ही सेल में रहने के कारण अनुभव बांटने के लिए आए दिन मीडिया और अनेक संस्थाओं के लोग उन दोनों माँ बेटे का इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। उन हम्म। पर अनेक रिसर्च हो रही हैं। पिछली कई सदियों से भ्रूण हत्याएं इतनी अधिक होती आ रही हैं कि प्रकृति ने स्त्री से संतति निर्माण की असाधारण योग्यता लगभग छीन ही ली है। अगर कोई इक्का दुक्का स्त्री योग्य हो तो भी वह गर्भ धारण कर शिशु को जन्म देने का कष्ट लेने को तैयार नहीं होती। हम्म। तो ये एक छोटा सा पीस है जिसमें आगे जाकर के मतलब यहाँ तक है वो दोनों माँ बेटे का संवाद चलता है और माँ बताती है कि जो तुम एक खास पैमाने में धूप लेने के लिए खड़े हो, ये कभी हम्म। बिल्कुल खुली मिला करती थी, ये हवा बड़ी हम्म। साफ हुआ करती थी।
तो ये जो बदलता हुआ सारा समय है, वो बच्चा पूछता है कि आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं, ऐसा क्यों किया? तो ये जो प्रश्न है उस बच्चे की तरफ से वो निर्देश निधि उठा रही हैं, और वो केंद्र में उनका उद्देश्य सिर्फ उस प्रश्न को रखना है हमारे सामने, और अंत वहां आकर के कहानी होती है कि वो जिस कैप्सूल में बंद होकर जा रहे हैं, उस कैप्सूल से ऑक्सीजन लीक करने लगी। तो माँ ये कहती है कि अगर तुम मुझे अपने कैप्सूल में मुझे भी शामिल कर लो, बेटे से कहती है, तो शायद मैं सांस ले पाऊं, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बेटा कहता है, नहीं, मेरी कैप्सूल इस ढंग से डिजाइन की गई है कि वो मेरे जितने का ही वजन उठा सकेगी। अगर आप शामिल हो जाएंगे तो मेरा भी वजन नहीं उठेगा, और इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता मैं आपको, मैं जा रहा हूँ। मैंने उनको फोन कर दिया है, अगर वो मतलब मैंने उनको खबर कर दी है कैप्सूल वालों को, ऑक्सीजन कैप्सूल वालों को, वो आकर। तो अब ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है और जो प्रकृति का दोहन है, वो आप सोचिए कि किसके लिए सोच कर लिखा गया था, ये किसको लाभ देने वाला है, और क्या ये झकझोर देने वाली स्थिति नहीं? या मैं कहती हूँ, आप बात करते हैं इनकी आकांक्षा पारे काशिप, काशिम जी, उनकी एक बड़ी अच्छी कहानी जिसको हंस सम्मान भी मिला था, कंट्रोल डिलीट करके जो कहानी है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डिलीट। तो उस कहानी में भी उन्होंने जो स्थितियां रखी हैं कि जिस तरीके से वो कहानी बढ़ती है, और वो कहती हैं कि एक वर्ल्ड वाइड वेब जो गेम, पूरा एक गेम के खातिर लोग मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं, वो जो स्थिति जिनसे हम गुजरे हैं, वो स्थिति जिस तरह से, वो आज की कहानी, वो कल लिखी नहीं जा सकती थी। बिल्कुल। उनकी उनकी क्रिकेट कहानी है, और 3 लड़कियां 3 प्रेमी कहानी है, लड़कियां उनमें भी वो थी। इस तरह के तो मुद्दे ये वो जो है ना, तो अब ये मेरे, जो समय है, ये जो क्योंकि समय है। हाँ, क्योंकि रंजन कुट्टी जी बार बार मैसेज करके मुझे बताते रहेंगे कि हमारे पास समय कितना है, और ये विमर्श और विषय ऐसा है कि इस पर मुझे लगता है कि मैं आप चारों के साथ दिन भर बात कर सकता हूँ, जी लेकिन सत्रों की समय की बाध्यता है। जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि आपके आपकी टिप्पणी से पहले मैं ये कहना चाहता था कि क्या हम उस बहुत ही एकाकी और वैयक्तिक अनुभूतियों को सामने रख के साहित्य रच रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही खूबसूरत छोटा पीस आपने पढ़ा, उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि हम पूरी मानवता की भविष्य को सामने रखकर बात कर रहे हैं। और संभवतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं सोचा होगा जब उन्होंने दशकों पहले ये कहा कि समाज की कुल जमा चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। जो कुछ भीतर हो रहा है व्यक्तियों के, वो जब आता है तो वही साहित्य के रूप में आता है। अब मैं डॉक्टर सुषमा जी का बायोडाटा देख रहा था, और माफी चाहूंगा अलका सिन्हा में, बायोडाटा मेरे हाथ में रह गया, लेकिन बात करने का आकर्षण जो है आपका, आपके बारे में कुछ कहने से मुझे रोक गया। डॉक्टर सुषमा जी कॉमर्स की व्यक्ति हैं, कानून की व्यक्ति हैं, आप कानून और मानव संसाधन की व्याख्याता हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में आप एक उच्च पद संभाल रही हैं। तो आपका जो मन है, आप जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भीतर की जो दुनिया है, और उस दुनिया के साथ हमारी आज की पीढ़ी के बहुत सारे सपने गुम्फित हैं। तो ये जो विरोधाभास है, एक तरफ संवेदनशील मन, एक तरफ संतरास को देखता हुआ सहता हुआ द्वंद्वों से गुजरता हुआ मन, और एक तरफ वो जो चकाचौंध है, क्या आप कुछ अपनी पसंद की रचनाओं का उल्लेख करते हुए कुछ ऐसी चीजें हम लोगों के सामने रख सकती हैं जिससे पता लगे कि युवा लेखन या युवा मन किस तरह से ध्वनित या अभिव्यक्त हो रहा है? डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी। नमस्कार सुशील जी, पहले तो मैं वैल्यू ऑफ वर्ड्स के आयोजकों को और सभी सुनने वालों को नमस्कार और धन्यवाद कहती हूँ। अभी आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वालों की कहानी के बारे में, कि वो मतलब हम उनको कहानियों में अपनी किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जी। कॉर्पोरेट, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जैसे ये कहा भी जाता है कि हमको लेखन में वही लिखना चाहिए जो हमारे आसपास का है, हम देख रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, उसकी परेशानियां और उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ। तो आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मैं कानून और मानव संस्थान की व्याख्याता भी रह चुकी हूँ। तो मेरे आसपास जो कुछ है, मैंने एक अलग तरीके का संघर्ष युवा का देखा है, बहुत ज्यादा एक अलग तरीके के संघर्ष से युवा गुजर रहा है।
और जिसमें कुछ चीजें भी चिन्हित करना चाहती हूँ कि जैसे तो एकल परिवार वाली समस्या तो आ ही गई है, उससे एक कंप्लीट लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। अकेले अकेले होते हुए आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, जितने भी रिलेटिव्स हैं या आपकी फैमिली है या पीयर ग्रुप है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी पहले के टाइम में 60% पे हम लोग जानते हैं फर्स्ट डिवीजन होता था, आज की डेट में 99 या 100% पे डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बंद हो जाते हैं। जी। तो इसी वजह से ये जो हमारे सारा युवा है, एक तरह से बहुत छोटी उम्र से ही, बल्कि कहना चाहिए टीन एज से ये क्राइसिस में आना शुरू हो गया। उसके बाद इतना प्रेशर है कि वो अपनी इमोशनल बातें बहुत ज्यादा कह भी नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए भी उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। उसको हर जगह टफ अपने को प्रेजेंट करना है। कॉर्पोरेट में भी यही है, आपको राइज चाहिए, आपको आगे भी बढ़ना है, आपकी अंदर अंदर संवेदनशीलता आपको इस चीज के लिए अलाउ भी नहीं कर रही है, पर एक कट थ्रोट कंपटीशन इतना है कि आप ना चाहते हो भी गलत चीजें करते हैं। और पहले क्या था, मैं पहले की कहानियों की अगर बात करूं और पहले की साहित्य की बात करूं, तो हम एक क्लियर डिस्टिंक्शन कर सकते थे सफेद और काले की। जैसे जैसे हमारा समाज इस वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम सफेद और काले की बात नहीं कर सकते हैं। अब सब कुछ इतना ग्रे हो चुका है कि एक इंसान को आप ना तो पूरी तरह गलत की श्रेणी में डाल सकते हैं, ना सही की श्रेणी में डाल सकते हैं, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसकी सर्वाइवल पे का एक बहुत बड़ा इशू ये हो चुका है कि उसको उस ग्रे एरिया को पकड़ के चलना पड़ता है। अब उस ग्रे एरिया में उसका मन स्थिति डामाडोल अक्सर बहुत बार होती रहती है। हम जितने भी युवा लेखन की कहानियों की अगर मैं बात करती हूँ, मैं अभी पर्टिकुलर मुझे नाम याद नहीं आ रहा कहानियों का, पर जिन भी लेखकों की कहानियों की बात मैं कर रही हूँ, उनका सार यही है कि ये जो मन की विडंबना है कि गलत को करना भी पड़ रहा है, मन स्वीकार भी नहीं कर रहा है। अब उसके पास अच्छे और बुरे की चॉइस ही खत्म हो गई है, उसके पास चॉइस रह गई है बुरे और कम बुरे की। और इसको करने में कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत बहुत जगह ये होने लग गया है कि मानसिक रूप से वो इतना क्रूर या हो चुका है कि इस चीज को उसने अपने आप से बात ही करना बंद कर दिया है। और एक मशीनी मानव, जो आज के युग की सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि हम लोग एक मशीनी मानव की तरह कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अभी एक नमस्ते अलका मैम, और अलका मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि सबसे बड़ी समस्या जो युवा के साथ हो रही है, जो आगे वाले हमारे समय में आ रहा है, कि संवेदनाएं तो खत्म होती जा रही हैं, जो उन्होंने अभी कहानी का अंश भी बताया था। वही चीज, प्रेशर इतना बढ़ गया है युवा के ऊपर कि हर फील्ड में उसके साथ यही हो रहा है कि उसको अपनी संवेदनाएं दबा कर एक तरह से काम करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं उसकी इंटरनल ग्रोथ उसको चाहे वो उस कट थ्रोट कंपटीशन में उस वक्त अपनी आवाज को दबा रहा है, पर बार बार जब वो आवाज अंदर से उठती है, तो आप देखिए इस वक्त आत्महत्याएं कितनी बढ़ गई हैं, मानसिक बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं, साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट्स कितने बढ़ गए हैं। जिसकी पहले हम लोग यही सब फैमिली में बात कर लेते थे, अच्छे बुरे की होती थी। तो युवा इस वक्त अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से ही बहुत ज्यादा गुजर रहा है। कॉर्पोरेट से लेकर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हर जगह यही चीज हो रही है। और मुझे लगता है हम कहानियों के केंद्र में, जो अलका मैम ने बात कही कि जिसके लिए लिख रहे हैं, उससे ज्यादा इस बात को मैटर करता है कि आसपास जो लोग पढ़ रहे हैं उसको समझें, उसको बेटर तरीके से हैंडल कर पाए। तो युवा कहानियों में हम यही चीज चित्रित करने की, और बाकी जो मेरे समकालीन लेखक है, मैं पढ़ ही रही हूँ कि वो सब भी यही समस्याएं अब उजागर कर रहे हैं कि हम लोग मानसिक स्थिति से, युवा जो है इस टाइम अपनी मानसिक स्थिति से बदले हुए दौर में किस तरीके से जूझ रहा है। अच्छा, यही कहानी जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रही हैं, इनके शुरुआती जो संकेत हैं वो तो इलाचंद्र जोशी जी की कहानियों में, जैनेन्द्र जी की कहानियों में, इवन अज्ञे जी की कुछ कहानियों में मिलने लगते हैं। लेकिन देश में नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद, यानी 30 साल का वक्त मान लीजिए, वो पीढ़ी जो इस वक्त लिख रही है, और पिछले 20 साल का वक्त मान लीजिए कि जब हम डिजिटल माध्यमों के प्रभाव में आने शुरू हुए, और अब उसमें लगातार उनका प्रभाव बढ़ रहा है। तो जो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और तकनीक के स्तर पर जो बदलाव आए हैं, जितनी तेजी से बदलाव आए हैं, वो बदलाव कितने प्रतिबिंबित होते हैं युवा लेखन में, या जो आपकी समकालीन पीढ़ी है उसमें कितने प्रतिबिंबित हो रहे हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भावनात्मक बदलाव?
देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर मैं भावनात्मक बदलाव की, तो मैंने अभी बात की थी आपसे। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हम जाएँ तो आप आज के युवा लेखन की कहानियाँ आप उठाइए। उनकी कहानियों में बेरोज़गारी की समस्या तो ख़ैर हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चली आ रही थी, पर एक ग्लोबलाइज़ेशन होने से और एक डिजिटल वो हो जाने से हर इंसान का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि उसको माइंड को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, इतनी ज़्यादा अबंडेंट इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में डाली जा रही है कि उसकी प्रोसेसिंग उसके लिए भी हार्ड होती जा रही है। तो पहले चुनाव इतना बड़ा विषय नहीं था, चीजें ही अवेलेबिलिटी कम थी। अब आपके पास एक बहुत बड़ा जहान खुला हुआ है। उसमें जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, युवा जब वो होना शुरू होता है, उसको दुनिया तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, बट जब वो एक्चुअल वर्ल्ड में एंटर करता है, तो हमारे समाज में, अगर मैं अपने हिंदुस्तान से एक लेकर चलूं, तो जॉब नहीं है। उसने अपने हिसाब से बहुत जबरदस्त एजुकेशन, अपना बहुत डिग्री की, बहुत वर्ल्ड वाइड नॉलेज गेन की, बाहर से बहुत सब कुछ जाना पहचाना, पर अगर जब वो रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है तो जॉब नहीं है। वहाँ एक तरफ तो हम पहले के समाज में क्लियर का डिफरेंस होता था, अब हम कहते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, और हम मॉडर्न हो गए हैं, हमारी सोच विकसित हो गई है, पर हम देख रहे हैं कि हम सोच विकसित होने के साथ साथ और बैकवर्ड जा रहे हैं, बल्कि पीछे की तरफ हट रहे हैं। अब आप देखिए, धर्म के नाम पे कत्ल पहले भी होते रहे हैं, अब कट्टरता और ज्यादा बढ़ रही है। तो जो युवा जिस तरीके से पला बढ़ा है, जिस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेता है, वो मानना चाहता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, पर उसके आसपास आए दिन इतने ज्यादा राइट्स हो रहे हैं, इतनी ज्यादा धर्म के नाम पर किलिंग भी हो रही है, और राजनीतिक पार्टियां एक छोटी छोटी बात को कितना इशू बना के खड़ा कर रही हैं। युवा इस वक्त उस सब चीजों से त्रस्त है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मुझे हमेशा से ये सिखाया बढ़ाया गया कि मानवता ही सबसे सर्वोपरि है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अगर हम अपनी असली की जिंदगी में देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। राजनीति पे हो या सामाजिक उस पे हो, धर्म की कट्टरता भी बढ़ रही है, और हम बहुत सारी एजुकेशन लेने के बाद भी एक ठीक ठाक अर्निंग भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हमने बहुत कुछ सीख क्यों नहीं लिया है। तो इससे हमारा युवा फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और जितना युवा लेखन है वो उस फ्रस्ट्रेशन को चिन्हित कर रहा है। अभी अभी अगर हम पढ़ते हैं अपना इनकी नीलोत्पल जो है, उन्होंने ओघड़ आई है उनका, और उन्होंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी वो उन्होंने किताब लिखी थी, डार्क हॉर्स करके। तो आप देखिए कि कितने कितने संघर्ष से निकलने के बाद भी जो युवा लेखन में वो ये सही दिखा रहे हैं कि इतने संघर्ष से निकलने के बाद भी जॉब तो आज भी नहीं है, आज भी उतना ही वो है। तो अगर या फिर जितना लिखा जा रहा, और भी जो कहानियां लिखी जा रही हैं वुमेन इशू के ऊपर, जो पहले भी ठीक बात है कि बलात्कार होते थे और सेक्सुअल इश्यूज जो होते थे, पर आज की डेट में कितने ज्यादा बढ़ गए। जैसे जैसे हमारे पास फ्रीडम आ रही है, फ्रीडम के साथ हमारे पास एक्सेस आ रही है हर चीज की, तो क्राइम रेट भी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम अपनी हर चौथी 10वीं कहानी में मैं देखती हूँ कि वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज छोटी बच्चियों के साथ। और उसका जो बहुत कारण मुझे समझ में आता है, ये डिजिटल की वजह से भी बहुत हो रहा है, क्योंकि सस्ता इंटरनेट, सस्ते मोबाइल और इंटरनेट की एक्सेस और पॉर्न की फ्री एक्सेस, इस सब, और फिर बेरोजगारी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी। एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में आया कि क्या हम इंस्टेंट लिटरेचर के दौर में आ गए हैं क्या, कि सब कुछ तैयार शुदा है, जैसे इंस्टेंट कॉफी है, कोई इंस्टेंट मोमेंट है, तो ये क्या इंस्टेंट लिटरेचर? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज की डेट में एक इंसिडेंट होता है और उसी दिन उस पर कविता आ जाती है, उसी दिन उस पर कहानी आ जाती है, लघु कथा आ जाती है, जैसे एक कुछ हुआ है बस उसको भुना लिया जाए। और ये बहुत गलत प्रवृत्ति है, बहुत ज्यादा गलत प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि आपने जो बात की ना उसको एकदम, हाँ ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि कुछ अनुभूतियां अभिव्यक्ति मांगती हैं, पर अब ये एक ट्रेंड ही चल गया, एक विभत्स काम हो रहा है, उस विभत्स कांड की वजह से या कुछ की वजह से इंस्टेंट एकदम जो लेखन आता है और उसको बुनाया जा रहा है, ये प्रवृत्ति वाकई बहुत गलत है, बहुत ये सही नहीं जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि समय बार बार मुझे नॉक करता रहेगा, और मेरी बाध्यता मजबूरी है कि मैं जो आप लोगों को सुनने का जो मेरा लोभ है उसको मुझे नियंत्रित करना पड़ेगा। विवेक मिश्र जी हमारे साथ हैं। विवेक जी समकालीन साहित्य में जाना माना नाम है, देश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उनको मिल चुके हैं।
पार उतरना धीरे से, ऐ गंगा तुम बहती हो क्यों, और गिलहरियां बैठ गईं। उनका रचना संसार कई तरह की विविधताओं, संवेदनाओं और मनुष्य के भीतर के जो संघर्ष हैं उसके अपने आप से भी और समाज से भी वो परिलक्षित होते हैं। और उनकी किताब डोमिनिक की वापसी पर खूब चर्चा हुई। कुछ संकेत छोड़े हैं डॉक्टर सुषमा जी ने, और उन्हीं संकेतों के क्रम में कुछ बातें उभर के आती हैं कि आज के दौर में पिछले लगभग 2 दशक में मान के चलिए कि जिस तरह से राष्ट्रवाद को नए सिरे से परिभाषित किया, 2 दशक से भी बल्कि क्या और पीछे तक जाइए, अयोध्या आंदोलन के समय से राष्ट्रवाद को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी सीमाएं चिन्हित की जा रही हैं, ऐसी चर्चाएं अक्सर होती हैं। संकीर्णता का सवाल मौजूद है, धर्मांधता का सवाल मौजूद है, साहित्य की राजनीति और राजनीति के साहित्य का प्रश्न भी मौजूद है, जातिवाद और बाकी चीजें जो दलितों के साथ जिस तरह के अत्याचार हैं, और स्त्रियों के मुद्दों को लेकर जिस तरह की पुरुषों के बीच जो मौजूद है विमर्श, वो उदारवाद का सवाल पूरी दुनिया में पीछे जाता दिखता है। लोकतांत्रिकता का जो बोध है वो कमजोर होता जाता है। कुछ इस तरह की बातें सामने लगातार आती हैं। आतंकवाद, अलगाववाद चारों तरफ घेरा कसता है। तो इन सब बातों को सामने रखकर क्या ये उस रूप में वास्तव में अभिव्यक्त हो रही, आप अब से 50 साल पहले के साहित्य में या 40 साल पहले के साहित्य में या देश के बंटवारे के बाद के साहित्य में देखते हैं, खासतौर से भीष्म साहनी के तमस का जिक्र कर लीजिए, या और भी, या अमृता प्रीतम के कुछ संदर्भों का जिक्र कर लीजिए, कृष्णा सोबती का कुछ जिक्र कर लीजिए। तो मेरा प्रश्न विवेक जी से यही है इस भूमिका के साथ कि जो बड़े मुद्दे प्रगतिवादी साहित्य के केंद्र में रहे थे, और जिन मुद्दों को एक बार ये माना गया कि किसी का भी युवा होने का अर्थ ये है कि वो लिबरल होगा, डेमोक्रेटिक होगा, प्रोग्रेसिव होगा, स्त्रियों को लेकर बराबरी की सोच रखेगा, वो धर्मांध नहीं होगा, वो फ्यूडल अप्रोच का नहीं होगा, सामंतवाद के विरोध में होगा। क्या ये मूल्य आज के युवा लेखन में उस रूप में परिलक्षित हो रहे हैं या भिन्न रूप में आ रहे हैं? विवेक जी से इस बारे में हम लोग उनका नजरिया जानते हैं। विवेक मिश्र जी, धन्यवाद सुशील जी, और आप सबको इस आयोजन के लिए बधाई। आदरणीय जितेंद्र जी, सुषमा जी, अलका जी, आप सबको नमस्कार। और मित्रों, जैसा कि अलका जी ने और सुषमा जी ने कहा, युवा लेखन का मतलब हिंदी में अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो नवोदित नए लेखकों से मात्र नहीं है, बल्कि उन लेखकों से है जो अपनी शैली से एक विधा में या एक विधा विशेष में अपनी समकालीनता में अपनी पहचान बनाते हैं। और जब समकालीनता का प्रश्न आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी करोड़ों लोगों की भाषा है। इसका विकास, इसकी सामाजिकता और इसमें किसी लेखक की पहचान और उसकी जो विकास यात्रा है वो दूसरी भाषाओं से थोड़ी अलग है। ये केवल हमारी आपकी भाषा नहीं, ये लाखों कामगारों की भाषा है, जहां से कई बोलियों से मिलके बनी हुई भाषा है। तो इसलिए इसकी जो विकास यात्रा और इसका जो साहित्य का जो परिदृश्य है वो और भाषाओं के परिदृश्य से थोड़ा अलग है। और इसलिए अब हमें अपने समय को समझना पड़ता है और समकालीनता को समझना पड़ता है। जैसे कि एक बात कही जाती है कि हर लेखक अपने समय में लिखता है, लेकिन वह केवल अपना समय ही नहीं लिखता है। लेखक जो है वो भूत भविष्य दोनों को नजर में रखते हुए वर्तमान में यथार्थ और कल्पना की संधि पे खड़ा होकर लिखता है। अच्छा लेखक हम किसे कहेंगे? वही है जो समय के थोड़ा पार जा सके, जिसमें अतीत का अनुभव हो, वर्तमान की समझ हो और भविष्य की दृष्टि हो। आपको कुछ लेखक जैसे लेव टॉल्स्टॉय, चेखव या यहाँ तक कि प्रेमचंद, टैगोर और उसके पीछे जाएं तो कबीर आज भी क्यों प्रासंगिक लगते हैं? क्योंकि रचना बहुत सहजता से भूत, वर्तमान और भविष्य में आवाज ही करते हैं। अब ये बात सही है कि अपने आपके लेखन पर सबसे ज्यादा प्रभाव जिस चीज का पड़ता है वह आपका अपना समय है। आप अपने समय और उसकी यथार्थ से अछूते नहीं रह सकते। आज नियो मॉडर्निटी का समय है, जैसा कि सुषमा जी ने कहा कि समय में जहां पे कुछ भी स्थिर नहीं है या स्थायी नहीं है, हर समय की सच्चाई बहुत तेजी से बदल रही है। वहां स्थायी महत्व के सर्वमान्य और कालजयी नायक को केंद्र में रखकर कुछ लिखे जाने की बात
संभव नहीं जान पड़ती, क्योंकि कोई भी नायक जो है वो समाज के स्वीकार्य मूल्यों से बनता है। नायक कैसे बनता है? जब समाज में एक बड़ा तबका किसी को नायक स्वीकार करता है। और आज जीवन मूल्य कई स्तरों पर कई तरह से बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नैतिकताएं हर समय पुनर्परिभाषित हो रही हैं। जो कल सही था आज नहीं है। एक समय में एक मस्तिष्क में कई माध्यमों से कई विचार, कई जानकारियां डाली जा रही हैं। आप ये देखिए कि यू आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशंस, और ऐसे समय में जब बहुत तेजी से आपके पास जानकारियां आती हैं, एक मस्तिष्क में इतने माध्यमों से जानकारियां आती हैं, तो आप एक व्यक्ति की जो स्मृति है उसमें असंख्य बातों का एक कोलाज बनता है। आज वह किसी एक चीज पर फोकस्ड या केंद्रित नहीं है, क्योंकि पाठक और लेखक को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। हम भी किसी के पाठक हैं और हमारा भी कोई पाठक है। आप ये देखिए कि एक फ्रैक्चर्ड जो मेमोरी है वो निर्मित हो रही है। एक समय में आप अपना फोन खोलते हैं, आपके पास 100 व्हाट्सएप मैसेज होते हैं और 100 तरह से आप उनको ग्रहण करते हैं। उसी समय आपके सामने टेलीविजन भी चल रहा होता है, उसी समय आप एक कहानी भी लिख रहे होते हैं। तो एक तो ये है कि बहुत फ्रैक्चर्ड रियलिटी हमारे सामने आती है। एक संपूर्णता में आपका अनुभव और स्मृति वैसे निर्मित नहीं हो रही है वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, जैसे कि आज से 30 या 40 साल पहले निर्मित हो रही थी। तो आज का लेखक भी उसका शिकार है। आज का लेखक उससे अछूता नहीं है। मतलब आज आप देखें तो मैं कहूंगा कि सत्य का आईना टूट के जैसे बिखर गया है। उसके हर टुकड़े में एक अलग बिंब दिख रहा है आपको। सबका अपना सच है, पर पूरा सच कहीं नहीं है। पूरा सच कुछ है ही नहीं। इसके साथ मीडिया और तमाम सत्ताओं ने मिलकर पोस्ट ट्रुथ, जिसको आज हम पोस्ट ट्रुथ कहते हैं, पोस्ट ट्रुथ को बहुत बड़ा और शक्तिशाली बना दिया है। अब यदि आप सत्य के आग्रह के साथ लिख रहे हैं, तो आपको इस टूटे हुए आईने के जो बिखरे टुकड़े हैं उनको जोड़ के चीजों को सामने रखना पड़ेगा। जैसे सुषमा जी भी कह रही थी और अलका जी ने भी इशारा किया, जो कहानी निर्देश निधि जी की गई। और इसलिए माध्यमों की अगर देखा जाए तो माध्यमों की सुविधा और अभिव्यक्त करना और प्रकाशित होना आज सरल हो गया है। आज युवा के सामने, युवा लेखन के सामने अपने को अभिव्यक्त करना, अपने को पब्लिश करना और लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया है। लेकिन अगर वो रियलिटी को पकड़ के रचना कर्म जो है आज का, क्योंकि आज का जो यथार्थ है वो जटिल और जटिल होता चला जा रहा है, तो वो रचना का वो जो हिसाब है वो कठिन हो गया है। दूसरी चीज ये है कि इस बीच में भाषा बहुत तेजी से बदली है। आपने नई हिंदी का नाम सुना होगा। हुआ क्या है कि जैसे बोलियों से बन के एक खड़ी बोली हिंदी बड़े 100-125 साल के इतिहास के साथ बनती है, वैसे ही पिछले अगर मैं 5-7 साल की बात करूं तो जिस तरह से नई हिंदी सामने आई है, हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्स रूप सामने आया है, जो युवा जिसको आजकल बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाषा के रूप में भी चुनौती है। उनके सामने जो यथार्थ उपस्थित है उस पर भी चुनौती है, सामाजिक मूल्यों पर भी चुनौती है, नैतिकता के तमाम प्रश्न है। नैतिकता हर पल पुनर्परिभाषित हो रही है और सत्य बदलता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो लिख रहे हैं लेखक, उनके सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है। अब हम अगर लेखन की बात करें तो इसको पकड़ने वाले भी लेखक हैं। जैसे शिवेंद्र का आप देखेंगे, चंचला चोर उपन्यास आया था, उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है। आप अगर प्रज्ञा की कहानी मन्नत टेलर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है। कविताओं में अगर आप अविनाश मिश्र की बात करें, प्रांजल धर की बात करें, तो उन्होंने अपने समय के यथार्थ को बहुत अच्छे से पकड़ा। आप देखेंगे उनकी कविताओं में वो बिंब और वो रूपक वो बदल गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। जितेंद्र जी बैठे हैं और विस्तार से वो बताएंगे। अनग शर्मा, उपासना झा की कहानियां पढ़े तो आप बिल्कुल अलग तरीके से कहानियों को देखेंगे। अभी मैं सुधांशु गुप्त जी की कहानी पढ़ रहा था, मशीन। तो इंसान का जो मशीन से रिश्ता है उसको व्याख्यायित करते हुए बहुत अच्छी कहानी है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं संदीप मील, युवा रचनाकार हैं। संदीप मील जी ने इस बदलते समय की चुनौती को देखते हुए एक चैलेंज लिया था कि हर दिन एक कहानी। हर दिन एक कहानी का मतलब ये नहीं था कि वो मतलब इतना तेजी से लिखना चाहते थे। उसको बताने का तरीका ये था कि जो कल कहानी थी वो आज पुरानी होती जा रही है। तो हमें विवेक जी जिन संदर्भों का आपने उल्लेख किया, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, आपने कहा कि आज स्पेस उपलब्ध है, आप लिखना चाहें तो आपके पास प्रचार प्रसार के तमाम तरह के साधन उपलब्ध हैं। ये जो बहुविध माध्यम है जो लेखन को जगह दे रहे हैं, इन्होंने युवा लेखन को किस तरह से प्रभावित किया है, और वर्चुअल मीडियम का जो दबाव है वो कितना दिखता है नए लेखन पर? बिल्कुल सुशील जी,
देखिए, इस वर्चुअल मीडियम ने एक आपको फ्रीडम दी है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी है। आज युवा के पास ये सुविधा है कि वो अपनी कही बात तमाम माध्यमों से, केवल फेसबुक, ट्विटर और मैं इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग की भी बात कर रहा हूँ, और गद्यकोश जैसे माध्यम है, प्रतिलिपि है, मातृभारती है, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहां पर आप आसानी से अपना वर्क जो है वो पब्लिश, अमेजॉन सेल्फ पब्लिकेशंस जैसे काम हैं, वेस्टलैंड ने सेल्फ पब्लिकेशंस के इतने जोन हैं कि आज आपको अपनी रचना प्रकाशित करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप एक जगह से रिजेक्ट होते हो या वेट होता है तो आप दूसरी जगह जा सकते हो। लेकिन इसने किया क्या है, इसने संपादक नाम की संस्था को लगभग लगभग खत्म कर दिया है। और इस वजह से दो चीजें हुई हैं। जो संपादक नाम की संस्था को नकार के और बहुत तेजी से किसी भी माध्यम से प्रकाशित होने की जल्दी में है, वो प्रकाशित हो जाते हैं। इससे हुआ यह है कि आज के लेखक के लिए सेल्फ एडिटिंग, अपना स्वसंपादन, अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना एक लेखक के तौर पे, कि जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैंने लिखा है, क्या वो प्रोसेस हो पाया। अनप्रोसेस्ड चीजें आपके सामने आ जाती हैं। उससे होता वही है, क्या जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन था वो फ्लड ऑफ लिटरेचर भी होता है। वो लिखे पढ़े छपे का भी इतना तूफान आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कि उसमें से पाठक के लिए ये चुनौती आ जाती है कि वो इस चीज को अपने पास रखे। आप अगर एक अच्छी कहानी चुनने जाएंगे तो आपको कम से कम 60, 70, 80 खराब कहानियों से गुजरना पड़ता है। तो दोनों चुनौतियां हैं। एक चुनौती ये है कि आप पहले, हम लोग क्या होता था, 4 या हम लोग जो जब लेखन शुरू किया तो 4 या 5 पत्रिकाएं होती थी, हाथ से उनको कुरियर से चीज जाती थी और महीनों इंतजार करते थे स्वीकृति का। और जब स्वीकृति भी होती थी तो वो शर्तें लागू के साथ होती थी कि उसमें वो कहते थे कि इसको थोड़ा बदलिए। तो वो एक तरह की वर्कशॉप भी थी। संपादक नाम की संस्था, आज हम बहुत खुश होते हैं कि अब संपादन की जरूरत नहीं है। संपादक नाम की संस्था और आलोचक नाम की संस्था साहित्य के लिए बड़ी जरूरी चीज थी। वो फिल्टर थे, वो एक तरीके से फिल्टर थे, और वो हमारे आपके एक लेखक की वर्कशॉप भी थे। वो एक मापदंड भी तय करते थे और उन मापदंडों पे वो आपको खरा उतरने के लिए मेहनत करनी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी की इस तरह का दबाव जी, विवेक जी की बातचीत में ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें उभर कर आई हैं, जिन पर हम अध्यक्षीय टिप्पणी जितेंद्र श्रीवास्तव जी से सुनेंगे। एक प्रश्न हमेशा ही मौजूद रहता है, वो चाहे बहुत ही आधुनिक संदर्भों में चर्चा हो रही हो, चाहे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हों, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज भी हम चाहे गोदान जैसी कृति हो, कामायनी जैसी कृति हो, राग दरबारी जैसा उपन्यास हो, या इवन चंद्रकांता संतति हो, या तमस हो, या कितने पाकिस्तान हो, या वैशाली, थोड़ा पीछे जाएं तो वैशाली की नगर वधू या व्यम रक्षा में हो, या राही मासूम रजा का आधा गांव हो, या नए लोगों में जो ये जो प्रश्न है या जो एक सामान्य विमर्श का हिस्सा है कि नए लोगों में की वास्तव में ऐसी कौन सी कालजयी रचनाएं हमारे सामने हैं, या सच में हम अपने समकालीन लोगों का सही स्थान निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। ये जितेंद्र श्रीवास्तव जी की राय इस पर सुनेंगे। और हम सारे लोग जानते हैं, हमारे पाठक भी, हमारे पाठक दर्शक सभी लोग श्रीवास्तव जी से अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं आपके पुरस्कारों की सूची देख रहा था तो लगभग आपकी रचनाओं की, आपकी किताबों की सूची और पुरस्कारों की सूची, और देश के प्रतिष्ठित सम्मान आपको मिले हैं, चाहे वो कृति सम्मान हो, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार हो, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार हो, विजय देव नारायण शाही पुरस्कार हो। आप समकालीन दौर में हिंदी कविता और आलोचना का बड़ा नाम है। इग्नू में आप हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, जेएनयू के साथ आपका जुड़ाव रहा है, कई सारी परंपराओं के साथ आप परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। आपका एक अपना विशिष्ट पाठक वर्ग है जो जगह जगह आपको संदर्भित भी करता है, आपकी रचनाओं, आपकी कविताओं, आपकी टिप्पणियों का उल्लेख करता है। आप हमारे दौर के प्रामाणिक हस्ताक्षर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम युवा लेखन की बात करते हैं या हिंदी लेखन में युवा को तलाशते हैं, तो क्या अपने समय में मुक्तिबोध अपने दौर के युवा के संतरास की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे थे? क्या अपने समय में गोरख और धूमिल उस युवा को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे? क्या वो युवा वही है जो आधुनिक दौर में चीजों को तकनीकी रूप से ग्रहण कर रहा है और उनको प्रभावित करने की सामर्थ्य रखता है? और क्या वो युवा अपनी अभिव्यक्ति
के लिए पूरी रचना प्रक्रिया की संश्लिष्टता को समझ पा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में चाहे स्त्रियों की बात हो, दलितों की बात हो, चाहे किन्नरों ट्रांसजेंडर्स की बात हो, जिसका उल्लेख अलका जी ने भी किया, सुषमा जी ने भी किया और विवेक जी ने भी अलग अलग संदर्भों के साथ उल्लेख किया। तो मैं अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए भी और मैं इन सारे बिंदुओं पर को जिस तरह से समाहित करना चाहें और मैं एक चीजों को शामिल, सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए कोई एक टिप्पणी जिस भी रूप में रखना चाहें, जितेंद्र श्रीवास्तव जी। आपका माइक ऑफ। अनम्यूट कीजिए सर माइक को। जी जी, धन्यवाद सुशील जी। और मैं बहुत गौर से सुन रहा था सबको। अलका जी को सुना मैंने, सुषमा जी को भी, विवेक जी को भी। ये लोग हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और आपकी टिप्पणियां भी मैं सुन रहा था और कई पक्ष उभर करके आए। दरअसल साहित्य में जब सर्जकों से चर्चा की जाती है तो इसी तरह पक्ष उभर करके आते हैं। लेकिन आलोचक का काम थोड़ा जटिल होता है। उसको सैद्धांतिकी निर्मित करनी होती है और जब सैद्धांतिकी निर्मित करनी होती है तो एकांगीपन से काम नहीं चलता है। उसके सामने कई चीजें रखनी पड़ती हैं। जैसे युवा कौन होगा, आपका जो पहला सवाल था, युवा कौन है। देखिए क्या है कि बहुत स्पष्ट है, जब आप सैद्धांतिकी की ओर जाएंगे तो रचना के संदर्भ में जब आप युवा की बात करेंगे तो दो चीजें अनिवार्य हैं। उसकी उम्र अनिवार्य है कि उसे उम्र से युवा होना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि उसके कहने में नयापन होना चाहिए। उसकी जो प्राण वस्तु है जिसको वो लेकर आ रहा है, आ रही है, उसमें नयापन होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो वो युवा लेखन का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी में इसके लिए दो पद चलते हैं, नवलेखन शब्द चलता रहा है इसके लिए। युवा लेखन से पहले जो पद चला वो नवलेखन पद था। नवलेखन में ये शामिल था नए ढंग का लेखन। नौ का मतलब उम्र नहीं था, नौ का मतलब नए ढंग का लेखन था जो पिछले से थोड़ा भिन्न है, भाषा के स्तर पर भी, शिल्प के स्तर पर भी और प्राण वस्तु के स्तर पर भी। इसको जब मैं प्राण वस्तु कह रहा हूं तो विषय वस्तु से थोड़ा भिन्न मामला है, जिसमें सिर्फ विषय चुनने का मामला नहीं है। तो ये एक अनिवार्य चीज होती रही है, ये चीजें रहती हैं। ये ठीक रेखांकित किया उन्होंने कि पिछले अगर 20 वर्षों को देखें और युवा लेखन को रेखांकित करने का मामला हो तो निश्चित तौर पर रविंद्र कालिया का नाम आएगा, अखिलेश का नाम आएगा, ज्ञान रंजन का नाम आएगा और मैं राजेंद्र यादव को भी याद करना चाहता हूं। उन्होंने अलग ढंग से तो नहीं कह के चलाया, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण युवा जो आज लिख रहे हैं उसमें राजेंद्र यादव का भी योगदान है। परिकथा पत्रिका ने भी बाद में जब से 2006 के आसपास से जब से निकलनी शुरू हुई तब से उसका भी योगदान है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिल करके दृश्य बनाती हैं, लेकिन कालिया जी ने इसे एक बड़ा दृश्य दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों जगहों पर, वागर्त में भी दिया और फिर ज्ञानोदय में भी दिया। तो ये चीजें जो निकल करके आती हैं, जैसे कि कई बातें हुई, विवेक जी वहां तक आए, सुषमा जी कारपोरेट को देख रही थी। दरअसल हिंदी का लेखन सिर्फ इतने में सीमित लेखन नहीं है। जिस समय कारपोरेट को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है उसी समय दलित समस्याओं पर दलित रचनाकार भी लिख रहे हैं और गैर दलित रचनाकार भी लिख रहे हैं, आदिवासी रचनाकार भी लिख रहे हैं, गैर आदिवासी रचनाकार भी लिख रहे हैं, स्त्रियां लिख रही हैं और वो स्त्रियां शहराती स्त्रियां भी हैं और वो कस्बों में रहने वाली स्त्रियां भी हैं और वो विश्वविद्यालयों में काम करने वाली, तमाम जगहों पर काम करने वाली स्त्रियां भी लिख रही हैं और ऐसी स्त्रियां भी लिख रही हैं जो सीधे जनसंघर्षों में शामिल हैं। तो एक तरह से एक बड़ा एक ही समय में आप कात्यायनी की भी कविता है, अनामिका की भी कविता है, नीलेश रघुवंशी की भी कविता है, अलका सिन्हा की भी कविता है। तो एक ही और ये अलग अलग दृश्य निर्मित करते हैं, ये अलग अलग दृश्य निर्मित करते हैं। ये मतलब मैं आपको सैद्धांतिकी के रूप में रखना चाहता हूं। इसी तरह से युवाओं के साथ भी जो चीजें निकल करके आ रही हैं, एक चीज और भी है कि बिकने को कभी मानक नहीं माना जा सकता है। अगर बिकना मानक होता तो 1972 में
झील के उस पार की 5 लाख प्रतियां बिकी थी गुलशन नंदा के, और रानू के क्या कहते हैं सूरजमुखी उपन्यास की 2.5 लाख प्रतियां बिकी थी, जो कि इलाहाबाद के छोटे से प्रकाशन कुसुम प्रकाशन से छपी थी। बिकना मानक नहीं है, मानक है आप रच क्या रहे हैं, रच क्या रहे हैं। एक ही समय में युवा 2 तरह का लिख रहे हैं। गंदी बात जैसा उपन्यास भी आता है, चंदन पांडे का उपन्यास भी आता है, शिवेंद्र के उपन्यास का जिक्र कर रहे थे अभी विवेक जी। हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए चंदन पांडे का उपन्यास ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए शिवेंद्र का उपन्यास ज्यादा जरूरी है। जहां होता क्या है कि जो आप समय की बात कर रहे थे, 2 पद आलोचना के हैं, कालजीवी और कालजयी। कालजीवी होना अच्छा है, लगभग हर रचना कालजीवी होती है, अपने समय में उसके पास कुछ पाठक होते ही होते हैं, लेकिन बड़ी रचना वह होती है जो कालजीवी के साथ साथ कालजयी भी बनती है। और कालजयी 1-2 दिन में नहीं तय होता है, कम से कम 50 वर्ष का समय चाहिए उसको। कालजयी की श्रेणी में जाने के मिनिमम 50 वर्ष का समय चाहिए, इससे पहले कोई रचना कालजयी की श्रेणी में नहीं जाती है, और इससे ज्यादा का समय भी चाहिए, लेकिन इतना समय तो आपको देना ही होगा। रचना प्रसिद्ध हो सकती है, इस अवधि के बीच में कोई चल सकती है, तो एक हमें बहुत याद रखने की जरूरत है। और फेसबुक जो है वो इसका मानक नहीं है कि इस समय क्या लिखा जा रहा है। त्वरित प्रतिक्रियाएं फेसबुक पर चाहे वो कविता के रूप में आ रही हो, कहानी के रूप में आ रही हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखें कि फेसबुक पर जो लोग टिप्पणियां लिख रहे हैं, क्या उन्हें युवा लेखक के रूप में कोई स्वीकृति है? किसी भी रंग की स्वीकृति है? ये जरूरी है, स्वीकृति जरूरी चीज है। आप अपने फेसबुक वॉल को भर दीजिए कविताओं से, क्या फर्क पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फेसबुक ये सब आप अपने को अभिव्यक्त करने का माध्यम तो बना सकते हैं, लेकिन अंततः अगर वहां कोई चीज श्रेष्ठ होगी, वो चाहे तात्कालिक प्रभाव में लिखी गई हो या पचा कर लिखी गई हो, वो अलग चीज है। मैं सहमत हूं इससे कि अगर कोई घृणित चीजें हो रही है समाज में, तो तत्काल उस पर कविता या कहानी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा समय मिलना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि साहित्य का काम है कि वो अपने समय को दर्ज करे, तुरंत न दर्ज करे, कुछ दिन के बाद दर्ज करे, लेकिन उसको दर्ज करना होगा। अगर वो दर्ज नहीं करेगा तो आने वाला समय पूछेगा कि तुमने अपने समय को दर्ज नहीं किया। प्रेमचंद इसीलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि प्रेमचंद को सामने रख के समाजशास्त्री ज्यादा विश्वसनीय ढंग से काम कर पाते हैं। प्रेमचंद का जो साहित्य है वो जो 1901 से लेकर 36 का जो भारत है औपनिवेशिक काल का, अगर किसी समाजशास्त्री को विश्वसनीयता चाहिए जो हिंदी प्रदेश है उसका, तो प्रेमचंद के पास जाता है। इसीलिए कि प्रेमचंद अपने समय को दर्ज कर रहे थे। तो अपने समय को दर्ज करना एक युवा लेखक के लिए भी, और अगर कोई वरिष्ठ है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, और युवा के लिए तो अनिवार्य रूप से जरूरी है। कुछ बातें इसमें आई और बहुत अच्छी बातें आई, लेकिन जैसे अकेलापन बढ़ गया है, एक सही बात है, लेकिन यह एक बहुत छोटे वर्ग का मामला है। हमारे समाज में एक बड़ा वर्ग है जो अभी संघर्ष में है, उसके पास ये अकेलेपन की समस्या नहीं है, उसकी समस्याएं दूसरी हैं। उसको दर्ज करने वाले रचनाकार भी हमारे पास हैं, अकेलेपन को दर्ज करने वाले रचनाकार भी हैं, और उस संघर्ष को भी। ये अकारण नहीं है कि नई कहानी का जो पूरा आंदोलन था, उसको हम जब पढ़ते और पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि ये बहुत सीमित संसार की कहानियां हैं, मध्यवर्गीय जीवन लेकर के आता है। उसमें हमें रेणु महत्वपूर्ण लगने लगते हैं, क्योंकि रेणु उस दायरे को तोड़ देते हैं, अमरकांत उस दायरे को तोड़ देते हैं, मार्कंडे उस दायरे को तोड़ देते हैं। इसलिए नई कहानी के भीतर ये यादव जी, कमलेश्वर और राकेश से भिन्न और महत्वपूर्ण नजर आते हैं, क्योंकि उनके साथ जब हम जाते हैं तो हम पूरा भारत देखने लगते हैं, सिर्फ हम दिल्ली या शहरों में नहीं रह जाते हैं। तो ये चीजें हमारे पास आती हैं, तो इसको देखना होगा, जानना होगा। और एक चीज और, क्योंकि यह बात आई होती होगा कि युवा लेखन सिर्फ कुंठा की अभिव्यक्ति नहीं है, ये सही है। देखिए, सारा लेखन कुंठा की अभिव्यक्ति होता है, अलग अलग तरह की कुंठाएं होती हैं जो लेखन में अभिव्यक्त होती हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक कहते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन का मामला है, यानी उसको इन्वर्टेड कामा में हम कुंठा कहना चाहते हैं, तो वहां ये कहना जरूरी है कि युवा लेखन सिर्फ कुंठा का लेखन नहीं है।
युवा लेखन का एक बड़ा हिस्सा है, जहां उम्मीदें विन्यस्त हैं, जहां सपने विन्यस्त हैं, जो एक नया समाज निर्मित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और सारे नाम आए हैं, मैं उन नामों की ओर बहुत नहीं जाना चाहता। मैं सैद्धांतिक क्या पोजीशन बनती है युवा लेखन की, मैं उस पर ज्यादा चर्चा करना चाहता हूँ। ये इंस्टेंट कविता कहानी हर दौर में थी, कब नहीं थी इंस्टेंट कविता कहानी का दौर? हर दौर में समस्या पूर्ति लोग करते थे, हर दौर में चीजें थी, और हर दौर में महान चीजें भी लिखी गई हैं। तो ये अपने समय को मुझे लगता है कि ये कहना अनुचित है कि ये कोई तात्कालिकता एकदम साहित्य में छा के। देखिए, समाज में तात्कालिकता है, लोगों के जीवन में तात्कालिकता है, तो वो साहित्य की ओर भी आएगी। लेकिन साहित्य बहुत सारी चीजों को फिल्टर भी करता है, रोकता है, वो प्रश्न भी खड़ा करता है इसी तात्कालिकता पर। इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। अगर ये नहीं होता मामला तो हम चर्चा नहीं कर रहे होते। हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि चंदन के लेखन में, विवेक मिश्र के लेखन में और एक नई हिंदी के नाम पर लिखने वाले के लेखन में क्या फर्क है। नई हिंदी तो भारतेंदु ने चलाई थी भाई, आप क्या चलाएंगे नई हिंदी? नई हिंदी मतलब क्या कर रहे हैं आप नई हिंदी में? आप इंग्लिश लिख के कहेंगे नई हिंदी है ये कौन सी बड़ी बात है भाई? लिखिए, लेकिन वो बात बन के नहीं आती है। भाषा लिखिए, भाषा से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे हैं। आज भी हिंदी समाज के लिए वे लेखक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो जन संघर्षों को वाणी दे रहे हैं, जो तमाम मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं को रेखांकित कर रहे हैं, या मैं तो कहता हूं कि अभिजात्य जीवन की विडंबनाओं को भी जो रेखांकित कर पा रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण लेखक है हमारे लिए। कोई भी रचनाकार अगर वो विडंबना की पहचान नहीं कर सकता तो बड़ा लेखक नहीं बन सकता, अपने समय का प्रतिनिधि लेखक नहीं बन सकता। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि विडंबनाओं की पहचान की जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए। और हमारे समय में ऐसे मतलब बड़ी संख्या है ऐसे कवियों की, कथाकारों की जो विडंबनाओं को पहचानते हैं और बहुत तरीके से उसे विन्यस्त भी करते हैं। खंडित स्मृति का समय है। आप किसी भी कालखंड को याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये समस्या बनी रही है, हर काल में बनी रही है। एक तरफ जुझारू लोग रहे हैं जो स्मृतियां बनाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उन स्मृतियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो खंडित स्मृतियां हर कालखंड का यथार्थ होती हैं। रचनाकार का यही काम होता है कि उन खंडित स्मृतियों को लेकर आए और कुछ ऐसा रचे कि उसका जो खंडित होना है वो न दिखाई दे, वो कहीं खत्म हो और एक बड़ी मुकम्मल माला सी दिखाई दे और लगे कि एक जीवन है। आज हम क्यों अपने तमाम कहानीकारों को जो अभी याद कर रहे थे आप, या कवियों का नाम आप ले रहे थे, अगर मुक्तिबोध ने अपने समय को नहीं रचा होता तो आज हम क्यों अंधेरे में पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं? प्रेमचंद का जिक्र आ गया है, किसी भी रचनाकार को आप, यही कारण है कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, विवेक जी हों, अलका जी हों, जो अपने समय को रच रहा है वही महत्वपूर्ण है। श्रीकांत वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो बचेगा कैसे रचेगा। सर एक बात मेरे मस्तिष्क में यहाँ पर आई कि जिन विडंबनाओं की तरफ आपने इशारा किया जी, तो क्या मीडिया का जिस तरह से फैलाव या प्रसार हुआ है, तो क्या मीडिया ने हमारे सामने रेडीमेड विडंबनाएं और रेडीमेड खंडित सत्य प्रस्तुत किया है और हमने उसको एक स्थापित सत्य की तरह मानकर उसे प्रस्तुत किया है? क्या इस तरह की प्रवृत्ति है? सुशील जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। देखिए क्या है, मीडिया ने तो, देखिए ये जो पूरा नव पूंजीवादी समय है, इसने जो सबसे बड़ा काम किया है, जो हमारे खिलाफ जाने वाली चीज है, उसने कल्पना पर प्रहार किया है, जो साहित्य का बेसिक तत्व है। जब मैं कल्पना कह रहा हूं तो रूमानी बात करने वाली कल्पना नहीं कह रहा हूं। यथार्थ की पहचान भी, अगर आप कल्पनाशील नहीं हैं तो यथार्थ की पहचान भी नहीं कर सकते, उस प्याज की तरह उसकी परत को खोल नहीं सकते। कल्पनाशीलता बहुत जरूरी चीज है। तो पूंजीवाद ने, खास करके जो नए ढंग का पूंजीवाद है, नव पूंजीवाद जो है, उसने हमारी कल्पनाशीलता को प्रभावित कर दिया है। सोचने, हम विज्ञापनों में स्वप्न ढूंढने लगे हैं, विज्ञापनों में स्वप्न, हम स्वाभाविक स्वप्न देखना भूल गए। तो आपका समय सही है कि मीडिया ने खंडित यथार्थ रखा है। यहीं पर सर्जक की चुनौती बड़ी हो जाती है।
वह सर्जक कैसे हो सकता है जो मीडिया द्वारा प्रस्तुत सत्य को सत्य मान ले? नहीं मान सकता। एक साधारण आदमी मान लेता है। लेखक का दायित्व यहीं बड़ा हो जाता है, वो युवा लेखक हो या वरिष्ठ लेखक हो। मैं युवाओं को, आज चूंकि चर्चा युवाओं पर है, युवाओं के प्रति ज्यादा युवाओं का दायित्व ज्यादा है कि जो मीडिया द्वारा या किसी भी तंत्र द्वारा प्रायोजित खंडित सत्य है, जो झूठ है, वह उसको हटा दे, उस पर जो चमक है, मुलम्मा है, उसको हटा दे और दिखाए कि यथार्थ दूसरी ओर है। और जो लोग ये दिखा पाते हैं, ऐसा नहीं है कि औपनिवेशिक समय में ये नहीं हो रहा था, प्रेमचंद यही तो कर रहे थे कि यह जो अंग्रेज कहते हैं कि भारतीय बर्बर हैं, नहीं, ये बर्बर हैं। वो कर्मभूमि में मुन्नी के बलात्कार का प्रसंग जो सृजित करते हैं वो सायास है, क्योंकि उस दौर में आर्टिकल्स छप रहे थे लंदन में कि भारतीय बर्बर हैं, ये अंग्रेज स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं। प्रेमचंद ने उसका प्रतिकार करते हुए कर्मभूमि में मुन्नी का चरित्र सृजित किया और बताया कि एक सीधी साधी स्त्री जो है, घरेलू स्त्री, जा रही है और अंग्रेज सिपाही उसके साथ बलात्कार करते हैं। तो प्रेमचंद ने ये काटा। तो जो यथार्थ सत्ता के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, एक ईमानदार, और अगर वो युवा है तो विशेष तौर पर ये उसका दायित्व है कि वह उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत करे, मुकम्मल ढंग से प्रस्तुत करे और बताए कि वास्तविक यथार्थ क्या है। आपने सारे विषय को बहुत ही खूबसूरती के साथ समेटा है, और विषय की अतिव्याप्ति ऐसी है कि आप जैसे समर्थ व्यक्ति से इस पर दिन भर बात की जा सकती है। आपने सारे पहलुओं को छुआ। मैं एक बार इस चर्चा में आप लोगों ने सम्मिलित होने के लिए समय निकाला, अलका सिन्हा जी का, डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी का, श्री विवेक मिश्र जी का, और विशेष रूप से जितेंद्र श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नई पीढ़ी के साहित्यिक प्रतिमानों को, उसके संतरासों को, उसके द्वंद्वों, उसकी दुविधाओं को और उसकी पूरी रचना प्रक्रिया को यहाँ परिभाषित भी किया है और संदर्भों के साथ सुस्थापित भी किया है। आप सभी विद्वानों और सभी साहित्य से गहरे तक जुड़े समर्थ व्यक्तियों के प्रति बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार।